Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the subject of Introduction to Biochemistry. Today's lecture would be about cyclic structures of monosaccharides and mutarotation. In yesterday's lecture, we studied about monosaccharides, their general structure, and their different types and number of isomers they can form, and then about D and L isomers, etc. So today we are going to discuss about their cyclic structures as they are found in the solution form. So whenever a monosaccharide is in the solution form, it will be in the cyclic form. It will not be in the straight chain form. And then the concept of mutarotation will be discussed. So first we look for the cyclic structures. The structures we thus far represented, in the yesterday's lecture, they were the straight chain molecules of aldoses and ketoses. But in fact, in aqueous solution, all aldotetroses and all monosaccharides with 5 or more carbon atoms in the backbone occur predominantly as cyclic structures, in which the carbonyl group has formed a covalent bond with the oxygen of a hydroxyl group along the chain. इस बात का मतलब है कि 4 या ज़्यादा कार्बन वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं मोनोसैकेराइड्स के, जब वो सोल्यूशन फॉर्म में होंगे तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेंगे। और उसमें होता क्या है, जो कार्बोनिल कार्बन है वो एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है रिंग के किसी दूसरे आखिरी एटम के साथ जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो ऐसे रिंग स्ट्रक्चर्स की जो फॉर्मेशन है, दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ जनरल रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स टू फॉर्म डेरिवेटिव्स कॉल्ड हेमी एसीटल्स और हेमी कीटल्स। जब भी अल्कोहल एल्डिहाइड से मिलते हैं तो हेमी एसीटल बनाते हैं, और जब अल्कोहल्स कीटोन से मिलते हैं तो हेमी कीटल बनाते हैं। तो हमने ये देखना है कि वो जो एल्डोज शुगर है उसका जो कार्बोनिल कार्बन है वो चूँकि एल्डिहाइड कार्बन है, तो जब वो किसी दूसरे कार्बन के साथ जिस पे OH ग्रुप मौजूद है, यानी कि एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हेमी एसीटल बनाएगा। इसी तरह कीटोन वाला कार्बन अगर किसी अल्कोहल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हेमी कीटल बनाएगा। और वो कार्बन जो कार्बोनिल कार्बन था, दैट वाज नॉट अ कायरल कार्बन, लेकिन जब हेमी एसीटल बनती है तो वो भी कायरल हो जाता है। ये आप देखें, ये एक एग्जांपल है उसकी जनरल। फॉर एग्जांपल देखें, ये एक एल्डिहाइड है, R1 पे आगे बाकी शुगर का मॉलिक्यूल लगा सकते हैं, और ये एक अल्कोहल है R2 और OH। R2 वो उसका शुगर के अंदर जो कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप लगा है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो पहले हेमी एसीटल बनती है जो कि एसीटल में कन्वर्ट हो सकती है। हेमी एसीटल क्या है कि ये O का डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड हो जाए और इसके साथ हाइड्रोजन लग जाए, ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाए और जो OR है ये कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच हो जाए, तो ये हेमी एसीटल है। अब देखें कि इसमें जो कार्बन है वो कायरल हो गया है, पहले ये कार्बन कायरल नहीं था। इसी तरह अगर कीटोन मिलेगी तो हेमी कीटल बनेगी। तो जो हेमी एसीटल और हेमी कीटल फॉर्मेशन है, इसके दौरान एक कायरल कार्बन का एडिशन या इजाफा हो जाता है। अब हम डी ग्लूकोज की एग्जांपल को लेते हैं। आप देखें, ये डी ग्लूकोज का मैंने चेन बनाई है। ये वही स्ट्रेट चेन है जिसमें देखें कि कार्बन नंबर 1 ये कार्बोनिल कार्बन है, इसी तरह 2 3 4 5 6 ये CH2OH है। अब एक्चुअली अगर इसी को हम थोड़ा सा रोटेट करके ड्रॉ करें इस तरह से, ये वही स्ट्रक्चर है, ये जो राइट साइड पे शो हुआ है इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ थोड़ा सा टेढ़ा करके इस तरह से ड्रॉ किया है ताकि उसका रिएक्शन हमें इजीली समझ आए। ये कार्बन नंबर 1 है, उस पर H और डबल बॉन्ड हुआ है, ये देखें ये वैसे ही है। कार्बन नंबर 2 पे देखें कि यहाँ पे H और OH था, इसी तरह H और OH है। कार्बन नंबर 3 इसी तरह, कार्बन नंबर 4 और 5 और फिर उसके आगे 6 है। तो जो कार्बन नंबर 5 के ऊपर कार्बन है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये रिएक्ट करेगा अब इसके साथ, ये दोनों, यानी कि ये अल्कोहल है जो कि एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये OH इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा। और 2 तरह की अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। वो 2 तरह की कौन सी है, या तो ये इसी फॉर्म में रिएक्ट करे, या ये कार्बन रोटेट हो, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, H इधर आ जाए और फिर रिएक्ट करे।
दोनों सूरतों में अलग अलग आइसोमर बनेगा। अगर तो ये डबल बॉन्ड हो यहाँ पे था तो ये वाला आइसोमर बनेगा जिसमें ये OH ग्रुप इधर नीचे है, इसको कहेंगे अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज। और अगर ये डबल बॉन्ड हो रोटेट हो जाता है, ये कार्बन आपको पता है सिंगल बॉन्ड रोटेटेबल बॉन्ड होते हैं, तो ये रोटेट होके इधर आ जाए, H इधर आ जाए, फिर रिएक्ट करे तो फिर ये वाली पॉसिबिलिटी बनेगी कि OH ऊपर होगा, H इधर नीचे वाली साइड पे होगा, और इसको कहेंगे बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। तो ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है या ग्लूकोपायरानोज है, ये चूँकि पायरेन रिंग से मिलता है ना ये वाला रिंग, इसलिए इसको पायरानोज कहते हैं। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी, ये अल्फ़ा और बीटा इस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल और H की पोजीशन की वजह से डिफाइन होते हैं। इनको ये मैंने आपको बता दिया पायरानोज इसलिए कहते हैं कि ये 6 मेंबर्ड जो रिंग कंपाउंड है पायरेन उससे मिलते हैं। आप पायरेन का स्ट्रक्चर गूगल करके देख सकते हैं, ये उससे बिल्कुल मैच करता है, इसलिए इसको ये नाम देते हैं। और ये इनके सिस्टमेटिक नेम है, अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। ये आपने याद रखना है कि ये देखें ये पायरेन का स्ट्रक्चर है। अब अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज में ये जो OH है कार्बन नंबर 1 के ऊपर, ये इस फिशर प्रोजेक्शन, इस तरह की प्रोजेक्शन में, सॉरी हावर्थ प्रोजेक्शन इसको कहते हैं, इसमें ये नीचे की साइड पे लिखा जाता है, जबकि बीटा डी ग्लूकोपायरानोज में ये OH ये ऊपर की तरफ लिखा जाता है। Aldohexoses also exist in cyclic forms having 5 membered ring। वो ये तो 6 membered थे ना, अब 5 membered के भी इसी तरह ring structures बन जाते हैं, which because they resemble the 5 membered ring compound furan are called furanoses। अब ये नीचे फ्यूरान का स्ट्रक्चर है, ये फ्यूरेन से मिलती जुलती इनकी शक्ल होती है, इसलिए इनको फ्यूरानोजेस कहते हैं। तो जो फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल का ये रिंग फॉर्म बनेगी उसको हम कहेंगे फ्रुक्टोफ्यूरानोज। अब वो अगर अल्फ़ा होगा तो अल्फ़ा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज और बीटा होगा तो बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। However, the 6-membered aldopyranose ring is much more stable than the aldofuranose ring and predominates in the aldohexose solutions। जो 6-membered ring है वो ज़्यादा स्टेबल है 5-membered की निस्बत। ये तो आपको पता है कि 6-membered में जो स्ट्रेन होती है वो कम हो जाती है, जो एंगल स्ट्रेन है वो 5-membered रिंग में ज़्यादा होती है। 4-membered रिंग उससे भी कम स्टेबल है, 3-membered रिंग उससे भी कम स्टेबल है। तो ये स्टेबिलिटी इस तरह से है इनकी, क्योंकि एंगल स्ट्रेन जो है वो 6-membered रिंग में मिनिमम है। तो जो 5 या ज़्यादा कार्बन एटम वाले एल्डोज हैं दे कैन फॉर्म पायरानोज रिंग्स, इससे कम वाले नहीं बना सकते। अब आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स दैट डिफर ओनली इन देयर कन्फिगरेशन अबाउट द हेमी एसिटल और हेमी कीटल कार्बन एटम आर कॉल्ड एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं? ये अभी जो हमने पीछे स्ट्रक्चर देखा ना, जहाँ पे ये देखें कि H या OH डिफरेंट लगा हुआ था, मतलब ये बीटा है ये अल्फ़ा है, तो ये जो कार्बन है जिस कार्बन के ऊपर ये अल्फ़ा या बीटा डिसाइड होता है, इस कार्बन के ऊपर जो डिफ़र करते हैं आपस में कन्फिग्रेशन में, उनको एनोमर्स कहते हैं। मतलब अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी ग्लूकोपायरानोज एक दूसरे के एनोमर्स हैं। ये चूँकि एक ही कार्बन पे और उस कार्बन पे डिफ़र करते हैं जो कि एनोमेरिक कार्बन है। इस कार्बन को फिर एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, जो हेमी एसिटल कार्बन है या हेमी कीटल कार्बन है, इसको क्या कहते हैं? एनोमेरिक कार्बन। The alpha and beta anomers of D-glucose interconvert in aqueous solutions by a process called mutarotation। अच्छा, जो अल्फ़ा और बीटा एनोमर्स होते हैं जब ये सोल्यूशन के अंदर होते हैं तो ये आपस में इंटरकन्वर्ट होते हैं। मतलब अल्फ़ा बीटा में कन्वर्ट होता है, बीटा अल्फ़ा में कन्वर्ट होता है, एक प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होते हैं, उसको म्यूटारोटेशन कहते हैं। इसकी डिटेल्स आगे हम देखते हैं कि ये क्या होता है। Thus, a solution of alpha D glucose and a solution of beta D glucose eventually form identical equilibrium mixtures having identical optical properties। अगर आप अल्फ़ा और बीटा डी ग्लूकोज को मुख्तलिफ प्रोपोर्शंस में मिक्स करें सोल्यूशन के अंदर, तो ये ख़ुद से मिलजुल के तो एक एक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेते हैं जिसके अंदर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, और फिर उसकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होगी वो एक जैसी हो जाएंगी दोनों उस सोल्यूशन की। ये जो हमने फार्मूले अभी देखे हैं ना, इनको हावर्थ पर्सपेक्टिव फार्मूलाज कहते हैं।
ये यूज़ किए जाते हैं कॉमनली जो रिंग की स्टीरियो केमिस्ट्री शो करने के लिए। जो मोनोसैकेराइड्स के रिंग्स हैं इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए ये फार्मूले लिख के हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन सा अबव द प्लेन है, कौन सा बिलो द प्लेन है। लेकिन ये फार्मूले इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगते। एक्चुअल जो 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं, पायरानोज रिंग्स, वो प्लेनर नहीं है जिस तरह ये फार्मूला दिखा रहा है। दे एक्चुअली एज्यूम अ चेयर फॉर्म जिसकी 2 कॉन्फर्मेशंस होती हैं। तो चेयर फॉर्म जो है उसमें वो ज़्यादातर पाए जाते हैं। सो नाउ वी सी व्हाट आर दीज चेयर कन्फर्मेशंस। अब यही वाला जो स्ट्रक्चर था हावर्थ स्ट्रक्चर ग्लूकोपायरानोज का, इसको हम चेयर फॉर्म में ड्रॉ करें तो वो ऐसा आता है। चेयर्स 2 तरह की हैं। 2 कन्फर्मेशंस ऑफ अ मॉलिक्यूल आर इंटरकन्वर्टेबल विदाउट द ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, सो दे आर कॉल्ड एज कन्फर्मेशंस। वो जो 2 फॉर्म्स हैं, मतलब एक ये वाली चेयर होती है जिसमें देखें कि ये हेड वाली साइड इधर है, और एक ये वाली चेयर होती है, ये एक दूसरे की कन्फर्मेशंस हैं और ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं। इसमें कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करना पड़ता, ये सिंपल बॉन्ड रोटेशन से कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब ये वाला बॉन्ड जो है इधर ऊपर आ जाता है, ये वाला नीचे आ जाता है, तो ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं। जो स्ट्रक्चर्स आपस में सिर्फ बॉन्ड रोटेशन से कन्वर्टेबल हों और उनके लिए कोई बॉन्ड ब्रेक ना करना पड़े, उनको कन्फॉर्मेशंस कहते हैं। कन्फॉर्मेशंस की आपको समझ लग गई कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि सिंपल बॉन्ड रोटेशन से आपस में इंटर कन्वर्ट हो सके और उनके लिए कोई बॉन्ड ब्रेक ना करना पड़े, उनको कन्फॉर्मेशंस कहते हैं। वो एक दूसरे के कन्फॉर्मर्स होते हैं। Whereas 2 configurations can be interconverted only by breaking a covalent bond, जबकि कॉन्फ़िगरेशन वो स्ट्रक्चर होता है, एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन है, एक शेप है, एक स्टीरियो केमिस्ट्री है। अगर आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज लाते हैं तो वो ऐसे नहीं आती जब तक कि आप कोई बॉन्ड ब्रेक ना करें। तो कन्फॉर्मेशंस जो होती हैं उनमें स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होती, स्टीरियो केमिस्ट्री वही रहती है। मतलब जो उसकी हर कार्बन की अपनी कायरल कार्बन की स्टीरियो केमिस्ट्री है वो सेम रहती है, चाहे वो बॉन्ड रोटेट हो या ना हो। लेकिन कन्फिगरेशन में बॉन्ड ब्रेक होगा तो दूसरी कन्फिगरेशन बनेगी। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ अल्फा एंड बीटा कन्फिगरेशन द बॉन्ड इन्वॉल्विंग द रिंग ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ पे ये देखें, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज है। अल्फ़ा में ये आपको चीज़ सामने रखनी, मैं आपको एक सेकंड ये बताता हूँ। ये देखें, ये वाला जो H है और ये OH है, ये इस कार्बन के ऊपर है। इस कार्बन को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। और जो ये हाइड्रोजन है, ये इधर ऐसे अबव द प्लेन लगा हुआ है, ये हाइड्रोक्सल बिलो द प्लेन लगा हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज कहते हैं। मतलब OH जो है वो एक्सियल पोजीशन पे है। ये अब चेयर की ज़रा पोजीशंस को देख लें। ये चेयर फॉर्म है ना, इसमें जो ये बॉन्ड्स इस तरह बिल्कुल सीधे होते हैं, इनको एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। देखें, ये भी सीधा है, ये एक्सियल बॉन्ड है, ये भी सीधा है, ये एक्सियल है। जो बॉन्ड्स ये इस तरह आपको टेढ़े नज़र आ रहे हैं, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। ठीक हो गया। सो एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड की आपको समझ आ गई। जो बॉन्ड इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं वो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, और जो बॉन्ड ये इस तरह साइड वाइज आपको नज़र आ रहे हैं, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो OH अगर एक्सियल पोजीशन में हो तो ये अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और ख़ास बात है, ये अब आगे जब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चेयर कन्फर्मेशन को मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे फिर आप लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। उसमें हम बताते हैं कि जो बड़े ग्रुप्स हैं लाइक OH है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एक्सियल पे ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। इसीलिए जो ग्लूकोपायरानोज की फॉर्म है वो ज़्यादातर बीटा डी ग्लूकोपायरानोज में पाया जाता है, अल्फ़ा में नहीं होता, क्योंकि अल्फ़ा में ये बॉन्ड एक्सियल आ जाता है। अब जब OH यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वो फॉर्म बीटा डी ग्लूकोपायरानोज कहलाएगी। तो बाकी ये सारा मॉलिक्यूल सेम रहेगा। लेकिन अब ये देखें कि इस OH को सिंपल रोटेशन की मदद से यहाँ नहीं लाया जा सकता जब तक कि ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक ना हो। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पूरा रोटेट होकर दोबारा ये बॉन्ड फॉर्म होगा, तब अल्फ़ा से बीटा फॉर्म बनेगी। तो सिंपल रोटेशन से ये पॉसिबल नहीं है। लिहाजा ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये कन्फर्मेशन नहीं है।
ये दो आपस में कन्फर्मेशंस हैं, ये वाली चेयर इस चेयर में कन्वर्ट हो सकती है सिंपल बॉन्ड रोटेशन से, लेकिन दोनों चेयर्स की कन्फिगरेशन एक जैसी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अल्फ़ा को अगर आप बीटा बनाते हैं तो आप कन्फिगरेशन को चेंज कर रहे हैं। अब म्यूटा रोटेशन को हम देखते हैं कि व्हाट इज़ म्यूटा रोटेशन। व्हेन प्योर अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, इट्स स्पेसिफिक रोटेशन इज फाउंड टू बी प्लस 112 डिग्रीज पर मिलीलीटर पर ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ये उसकी यूनिट है स्पेसिफिक रोटेशन की। ये वही जो मैंने आपको बताया था कि प्लेन पोलराइज लाइट को मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट करते हैं। जब अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज को आप अगर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करें तो उसकी लाइट को रोटेट करने की सलाहियत इतनी है, वो इतने डिग्री रोटेट करता है। लेकिन अगर कुछ टाइम गुजरता जाए तो क्या होता है, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज़ होती जाती है और एक वैल्यू पे फिक्स हो जाती है और स्टेबल हो जाती है, दैट इज़ प्लस 52.7। इसी तरह अगर आप प्योर बीटा डी ग्लूकोपायरानोज को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो प्लस 18.7 है, लेकिन आप उसको कुछ वक्त के लिए छोड़ दें तो वो भी चेंज होते होते प्लस 52.7 पे आ जाएगी और फिर वहाँ पे स्टेबल हो जाएगी। इस चीज़ की क्या वजह है? ये जो ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज आ रही है टाइम के साथ साथ, इसको म्यूटा रोटेशन कहते हैं, क्योंकि रोटेशन में चेंज आ रही है। म्यूटा का मतलब चेंज है। म्यूटा रोटेशन ऑल्सो अकर्स व्हेन प्योर एनोमर्स ऑफ अदर कार्बोहाइड्रेट्स आर डिजॉल्व्ड इन एक्वस सोल्यूशन। अब ये म्यूटा रोटेशन में एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जो रिंग्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं और फिर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। तो चाहे आप अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज वाटर में डालें या बीटा डी ग्लूकोपायरानोज डालें, वो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होकर तो इस तरह एक इक्विलिब्रियम में आएंगे और उस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। तो ये म्यूटा रोटेशन जो है ये एसिड और बेस से कैटालाइज होती है बड़ी इजीली, लेकिन इवन ये प्योर वाटर के अंदर भी होती है बट स्लोली होती है। अगर आप कोई वो मीडियम आपका एसिडिक या बेसिक ना हो तो फिर वो ज़रा स्लो होती है, अदरवाइज़ अगर आपका मीडियम एसिडिक या बेसिक हो तो बड़ी फास्ट ये म्यूटा रोटेशन होती है और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। तो अब आप देखें कि ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है लेफ़्ट साइड पे, ये बीटा डी ग्लूकोज है। सो दे मेंटेन अ केमिकल इक्विलिब्रियम, और इस इक्विलिब्रियम की फॉर्म में इनकी जो स्पेसिफिक रोटेशन यानी कि अल्फ़ा डी वैल्यू होगी दैट वुड बी प्लस 52.7। तो चाहे आप अल्फ़ा डी ग्लूकोज को मिक्स करें वाटर में या बीटा को करें तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे में कन्वर्ट होगा और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा सोल्यूशन फॉर्म में। ये होती कैसे है? म्यूटा रोटेशन अकर्स फर्स्ट बाय ओपनिंग ऑफ द पायरानोज रिंग टू द फ्री एल्डिहाइडिक फॉर्म। सबसे पहले ये पायरानोज रिंग यहाँ से ओपन होगा, ये जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है ये ब्रेक होगा ताकि ये बॉन्ड रोटेट कर सके। दिस इज़ नथिंग मोर देन द रिवर्स ऑफ हेमी एसिटल फॉर्मेशन। ये बिल्कुल उसका अपोजिट है जो हेमी एसिटल फॉर्मेशन थी। हेमी एसिटल में ये बॉन्ड बना था, अब हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। उसके बाद 180 डिग्री रोटेशन होती है और फिर ये देखें आप, सबसे पहले क्या है, ये रिंग है, ये ब्रेक होगा, ओपन होगा, मतलब ये उसी तरह ये वही जो C डबल बॉन्ड हो वापस बन जाएगा और वो OH बन जाएगा। अब क्या होगा, ये 180 डिग्री पे बॉन्ड रोटेट होगा। जब रोटेट होगा ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा। अब वापस ये रिंग क्लोज होगा दोबारा। अब देखें ये रोटेशन हो गई, ये ऑक्सीजन ऊपर आ गया। जब इसकी क्लोजिंग होगी हेमी एसिटल की, दोबारा ये ऑक्सीजन इधर अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूटेगा। तो अब देखें कि आपके पास बीटा एनोमर बन गया। अल्फ़ा एनोमर से आपने स्टार्ट लिया था एंड यू एंडेड अप एट दी बीटा एनोमर। तो इस तरह से म्यूटा रोटेशन का फिनोमेना अकर करता है। अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर बहुत सारे हेक्सोज डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं। ये म्यूटा रोटेशन यहाँ पे ख़त्म हो गई, हम वापस अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। In addition to simple hexoses such as glucose, galactose and mannose, there are a number of sugar derivatives in which a hydroxyl group in the parent compound is replaced with another substituent or carbon atom is oxidized to a carboxyl group। बहुत सारे ऐसे शुगर मॉलिक्यूल हैं जिसमें कोई एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी हम नेक्स्ट फिगर स्लाइड पे फिगर में देखते हैं। फॉर एग्जांपल इन ग्लूकोजामीन, गैलेक्टोजामीन एंड मेनोजामीन द हाइड्रोक्सिल एट C2 ऑफ द पेरेंट कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय विद एन अमीनो ग्रुप। इसी तरह ये जो तीन शुगर्स हैं इनके अंदर कार्बन नंबर 2 पे जो हाइड्रोक्सिल है वो अमीनो ग्रुप से रिप्लेस हो गया है।
तो शुगर्स की इस तरह बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं जो बॉडी में होती हैं, सारी इतनी सिंपल नहीं है, बाज़ में ये OH ग्रुप्स रिप्लेस हुए होते हैं। इस तरह द अमीनो ग्रुप इज़ नियरली ऑलवेज कंडेंस्ड विद एसिटिक एसिड एज इन एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। यहाँ पे आप देखें कि ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन है, यहाँ पे अमीनो ग्रुप एसिटिक एसिड के साथ कंडेंस्ड है। इसी तरह सिंपल ये बीटा डी ग्लूकोरोनोज से अगर आप इस OH को NH2 से रिप्लेस कर दें तो ये बीटा डी ग्लूकोजामीन बन जाता है। ये देखें, ये बीटा डी ग्लूकोज था, यहाँ पे ये OH रिप्लेस कर दिया NH2 से बीटा डी ग्लूकोजामीन। सो ये जो डेरिवेटिव्स हैं और ख़ासकर ये वाला एसिटाइल ग्लूकोजामीन, दैट इज़ पार्ट ऑफ मैनी स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। बहुत सारे ये पॉलीमर्स का हिस्सा है और जिनमें से कई सेल वॉल, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल हैं, वो भी बनाते हैं। तो इसी तरह अगर आप गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर लें तो गैलेक्टोज के अंदर ये NH2 OH NH2 से चेंज कर दें तो उसको बीटा डी गैलेक्टोजामीन कहेंगे। अब देखें ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फ़र्क है, ग्लूकोज में ये OH इधर है जबकि गैलेक्टोज में ये OH यहाँ पे ऊपर है। तो इसी तरह मैनोज अगर लेंगे आप तो उसमें अमीन लगा देंगे तो बीटा डी मैनोज अमीन उसको कहेंगे। तो ये जो ग्लूकोज के हमने आइसोमर्स पढ़े थे उन पे अगर आप NH2 ग्रुप रिप्लेस करते हैं तो इस तरह से उनके नाम चेंज होंगे। बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर एक और डेरिवेटिव भी होता है ग्लूकोजामीन का जिसको एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड कहते हैं और उसके अंदर एक लैक्टिक एसिड कार्बन नंबर 3 की शुगर के ऊपर लगा हुआ होता है। आप देखें ये बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ही देखें अभी, बल्कि पीछे हमने ये जो पढ़ा ना बीटा डी ग्लूकोजामीन, ये वाला एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोजामीन, इसी स्ट्रक्चर में अगर ये वाला OH जो है वो आप लैक्टिक एसिड से रिप्लेस कर दें, यहाँ पे R लगा के उसने ये लिखा है, ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला है, तो इस स्ट्रक्चर को फिर क्या कहेंगे एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड दैट इज़ ऑल्सो फाउंड इन दी बैक्टीरियल सेल वॉल्स। The substitution of a hydrogen for the hydroxyl group at carbon number 6 of L-galactose or L-mannose produces L-fucose और L-rhamnose। अगर देखें ये L-galactose है, D नहीं L, इसके अगर आप कार्बन नंबर 6 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसको अगर आप रिप्लेस कर दें CH3 के साथ तो ये L-fucose बन जाता है, इसका नाम L-fucose है देन। और इसी तरह अगर आप L-mannose के इस कार्बन नंबर 6 पे जो OH है इसको रिप्लेस करें CH3 से तो ये L-rhamnose बन जाता है। एंड दीज डीऑक्सी शुगर्स आर फाउंड इन प्लांट पॉलीसेकेराइड्स एंड इन कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेकेराइड कंपोनेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। जो बॉडी में ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं उनका ये पार्ट है, ये वाली शुगर्स, और प्लांट के अंदर भी पाए जाते हैं। ये डीऑक्सी इसलिए कहलाते हैं कि यहाँ पे हमने ऑक्सी ग्रुप हटाया है, हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव किया है, इसलिए इनको डीऑक्सी कहेंगे। अच्छा, ऑक्सीडेशन ऑफ दी कार्बन ऑफ ग्लूकोज टू दी कार्बोक्सिल लेवल प्रोड्यूसेस ग्लूकोनिक एसिड। अगर आप जो उसका कार्बोनिल ग्रुप है उसको ऑक्सीडाइज करके तो कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर दें तो उसको ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। और इसी तरह और जो एल्डोजेज हैं उनसे एल्डोनिक एसिड्स भी बनते हैं। लेकिन अगर आप अपोजिट वाला कार्बन, दूसरे एंड वाला, ये देखें ये जो छठे नंबर वाला कार्बन है, इसको अगर आप चेंज करें कोरेस्पॉन्डिंग एसिड के अंदर तो फिर आपके पास क्या बनता है, यूरोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक, गैलेक्टोरोनिक और मेन्यूरोनिक एसिड। ये जो भी मतलब मैनोज होगा तो उससे मेन्यूरोनिक एसिड बनेगा, गैलेक्टोज होगा तो गैलेक्टोरोनिक एसिड बनेगा, इसी तरह ग्लूकोज से ग्लूकोरोनिक एसिड बनेगा। तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे। बोथ एल्डोनिक एंड यूरोनिक एसिड्स फॉर्म स्टेबल इंटरमोलिक्यूलर एस्टर्स कॉल्ड लैक्टोन्स। अब ये देखें कि जो ये वाले एसिड हैं ये स्टेबल इंट्रामोलिक्यूलर लैक्टोन बनाते हैं। ये इस कार्बन और उस ऑक्सीजन के दरमियान ये अगर बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है तो ये एक लैक्टोन बन गई है। लैक्टोन ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एक रिंग हो, उस पर एक ऑक्सीजन और साथ वाला कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ हो, इसको लैक्टोन कहते हैं इस स्ट्रक्चर को।
In the synthesis and metabolism of carbohydrates, the intermediates are very often not the sugars themselves but their phosphorylated derivatives. इनके बनने के दौरान फॉस्फेट ग्रुप्स भी इनके अंदर मौजूद होते हैं और ये इनके इंटरमीडिएट्स होते हैं. So condensation of phosphoric acid with one of the hydroxyl group of a sugar forms a phosphate ester as in glucose 6 phosphate. ये देखें ये बाकी ग्लूकोज ही है, सिर्फ CH2OH की बजाय यहाँ से H निकला है और फॉस्फेट ग्रुप लग गया है. तो ये फास्फोरस और कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन जो आ गया है तो इसको फॉस्फेट एस्टर कहते हैं. तो ये इसका नाम क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. शुगर फॉस्फेट्स आर रिलेटिवली स्टेबल एट न्यूट्रल पीएच एंड बियर अ नेगेटिव चार्ज. ये देखें इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है फॉस्फेट के ऊपर न्यूट्रल पीएच में. सो वन इफेक्ट ऑफ शुगर फॉस्फोरिलेशन विद इन सेल्स इज टू ट्रैप द शुगर इनसाइड द सेल. Most cells do not have plasma membrane transporters for phosphorylated sugar. अब इसका फ़ायदा क्या है फॉस्फोरिलेशन का, कि नॉर्मल अगर शुगर होगी ना तो वो सेल से बाहर भी ट्रांसपोर्ट हो जाती है. अगर सेल चाहता है कि जो शुगर उसके अंदर मौजूद है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाए तो वो उसकी फॉस्फोरिलेशन कर लेता है. अब जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो फॉस्फोरिलेटेड शुगर को बाहर नहीं जाने देती. सिंपल शुगर उसमें से पास हो सकते हैं लेकिन फॉस्फोरिलेटेड शुगर के चैनल नहीं होते उसमें. तो अब ये शुगर ट्रैप होकर रह जाती है सेल के अंदर ताकि सेल इसको यूटिलाइज कर सके. सो दैट वाज ऑल अबाउट दी मोनोसेकेराइड्स जो कि अभी तक हमने कंप्लीट किए हैं और इनके अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं म्यूटा रोटेशन और उनकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, चेयर फॉर्म्स और हावर्थ प्रोजेक्शंस. सो नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह इससे आगे कंटिन्यू करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को.